हम लोग आज CGBSC के न्यू सिलेबस का पहला मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्लास 10th का पहला मॉडल पेपर होगा मैथ्स का। इस मैथ्स के प्रॉब्लम में हम लोग क्या देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर से आते हैं और कौन कौन से टॉपिक को कैसे बनाया जाता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन किसके कैसे कैसे बनाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले 10 क्वेश्चन जो होंगे, 1 से लेकर के क्वेश्चन 10 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इनका सॉल्यूशन जो होगा हम लोग को टिक द करेक्ट आंसर करके करना होता है। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, वो क्वेश्चन पूछा है कि जो पॉइंट है 05, ठीक है, वो किस एक्सिस में लाई करेगा या किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो आंसर बिल्कुल सिंपल है इसका। हम लोग क्या देखते हैं, पहले इस टॉपिक को समझ भी लेते हैं थोड़ा सा कि हम लोगों के पास टोटल कितने एक्सिस होते हैं। 2 एक्सिस होते हैं। एक एक्सिस होता है एक्स एक्सिस और दूसरा एक्सिस होता है वाई एक्सिस। इसके हिसाब से हम लोगों के पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। जो क्वाड्रेंट लिए जाते हैं वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से मिलता है, घड़ी के उल्टे दिशा में घूमने से मिलता है। ठीक है। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो कितने क्वाड्रेंट हो गए, टोटल 4 क्वाड्रेंट। अगर कोई पॉइंट जो है उसमें दोनों की वैल्यू एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और अगर दोनों की वैल्यू नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। ऐसे ही हम लोग बता सकते हैं कि अगर मान लो कि x की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हो जाएगा। ऐसे करके किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। अगला जो होता है कि क्वाड्रेंट के लिए, इसी क्वाड्रेंट में आने के लिए हम लोग के पास कंडीशन होता है कि x की वैल्यू जो होगी और y की वैल्यू जो होगी दोनों की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर दोनों में से किसी भी एक की वैल्यू 0 हो जाए, मतलब अगर मालूम है कि x की वैल्यू 0 हो जाए पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो जाए y की वैल्यू 0 हो जाए दूसरा कंडीशन। इस केस में जो लाइन होगा, जो पॉइंट होगा वो किसी ना किसी एक्सिस में आ जाएगा। अगर x की वैल्यू है और y 0 है तो x एक्सिस में आता है। इसको याद कर लीजिए, क्वेश्चन एकदम सिंपल इसके बाद तुरंत बन जाएगा। और अगर x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू है तो वो y एक्सिस में आ जाता है। इस क्वेश्चन के हिसाब से समझे अगर हम लोग, इस पॉइंट को मैं देखता हूँ तो इस क्वेश्चन के अगर समझते हैं हम लोग तो x की वैल्यू जो है वो 0 है, मतलब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू कुछ ना कुछ है, तो ये जो होगा किसी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, ये किसी ना किसी एक्सिस में आएगा। तो किसकी वैल्यू, y की वैल्यू दी हुई है, मतलब वो किस क्वाड्रेंट में आएगा, y एक्सिस में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द अकाउंट इन विच डिपॉजिट अमाउंट कैन बी विथड्रॉन ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि कौन से अमाउंट को कुछ एक फिक्स डिपॉजिट के बाद, नाम क्वेश्चन में दिख रहा है फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स पीरियड के बाद निकाल सकते हैं, उसको फिक्स डिपॉजिट कह देंगे। ठीक है, बचत खाता हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि किसी कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कोन के बारे में बात करते हैं हम लोग। कोन जो होगा, एक कोन बना लेते हैं हम लोग, एक ये कोन हो गया। इस कोन के बारे में बात करेंगे तो ये कोन जो होगा इसके कौन कौन से पैरामीटर होते हैं। इसको कहते हैं स्लैंट हाइट, इसको कहते हैं हाइट, इसको कहते हैं रेडियस। तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पाई आर एल, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या होगा। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, इसके बारे में पूछा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो है उससे पूछा है मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू क्या होती है। तो अगर ए, बी और सी 3 ऐसे नंबर हैं जो आपस में प्रोपोर्शन है तो बी को मीन प्रोपोर्शन कहेंगे। जो बीच वाली वैल्यू होती है उसको मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, कि कंडीशन होता है कि इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब b/a की वैल्यू जो होगी
वो c/b के बराबर होनी चाहिए। साइड चेंज करेंगे तो b स्क्वायर इक्वल्स टू AC हो जाएगा। इसे निकालेंगे तो b इज इक्वल्स टू √AC हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्योंकि रूट में वैल्यू इसलिए दोनों वैल्यू पॉसिबल है, तो आंसर निकलेगा, जो मीन निकलेगी वो कितनी निकलेगी, √AC, मतलब आंसर हो जाएगा इसका B। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है कि पॉलिनोमियल दिया हुआ है fx और इसको डिवाइड कर रहे हैं x माइनस a से। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है कि कोई पॉलिनोमियल fx है, इसको डिवाइड करना है x माइनस a के साथ। तो क्वेश्चन है कि रिमाइंडर कितना बचेगा। ये तो फॉर्मूला हो गया सीधा, जो यहाँ साइन है उसका उल्टा पुट करते हैं। तो x माइनस a को 0 ले लेंगे, तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, a। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर a पुट करने में रिमाइंडर मिल जाएगा, मतलब fa इज़ द रिमाइंडर। इस हिसाब से आंसर कौन सा हो जाएगा, FA, यानी कि ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि डिग्री मेजरमेंट ऑफ सर्कल कितना होता है। ये तो याद होगा डायरेक्टली कि डिग्री मेजरमेंट ऑफ सर्कल कितना होता है। तो डिग्री मेजरमेंट ऑफ सर्कल कितना होता है, 360 डिग्री। डायरेक्टली पुट कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7। डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो उसको D से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म पे होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट जो होता है D से रिप्रेजेंट करते हैं, और D की वैल्यू होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो बताता है कि रूट का या ज़ीरोस का नेचर कैसा होगा। जैसा क्वेश्चन हो, जैसे मान लो कि अगर D की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, मतलब प्लस में अगर है D की वैल्यू, तो इसका मतलब होता है कि जो आंसर आएगा वो होगा रियल लेकिन डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट का मतलब तो डिफरेंट आंसर, दो अलग अलग आंसर निकलेंगे। D की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो आंसर होता है रियल इक्वल रूट, और D की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाए यानी कि नेगेटिव आ जाए तो हम लोग आंसर लिखते हैं नो रियल रूट्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि D की वैल्यू 0 है और एक रूट 5 है। तो अगर D की वैल्यू 0 हो तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर एक आंसर 5 है तो दूसरा आंसर भी क्या होगा, 5 होगा, मतलब ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, हम लोग के पास एक सर्कल हो गया, इस सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ऐसा। इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इस अपोजिट एंगल को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। तो अगर एक एंगल इस क्वाड्रिलेटरल में 60.5 डिग्री दिया तो अपोजिट एंगल क्या होगा। तो अगर ये है 60.5 तो पूछा ये कितना होगा, दोनों को जोड़ने में 180 मिलेगा। तो 60.5 प्लस x इक्वल्स टू 180, और x की वैल्यू निकल जाएगी 180 माइनस 60.5, आंसर हो जाएगा 119.5 डिग्री, मतलब ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि अगर x इक्वल्स टू है साइन थीटा और y इज इक्वल्स टू है कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। हम लोग एक आइडेंटिटी पढ़े हैं कि इसकी वैल्यू तो हमेशा 1 आती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि जो इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, क्वेश्चन नंबर 10। तो हम लोग के पास लीनियर इक्वेशन का फॉर्म होता है a1x प्लस a2y b1y इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। और अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हम लोग के पास 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। पहला होता है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तीसरा होता है नो सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होगा कि a1/a2 मतलब आगे के दोनों को डिवाइड करने पर जो होगा वो b1/b2 के बराबर ना आए। इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब तीनों आपस में बराबर हो जाएं, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 सब आपस में बराबर हो जाएं। और नो सॉल्यूशन का मतलब होता है a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर होगा लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा। इस क्वेश्चन के बाद समझ लेते हैं। क्वेश्चन को अगर रिवाइज करें तो हम लोग के पास इक्वेशन दिया है 5x + 3y = 12 और 15x + 9y = 15। डिवाइड कर लेते हैं तो 5/15 निकल जाएगा, 3/9 निकल जाएगा और 12/15 निकल जाएगा। इसको डिवाइड करने पे 3 बच रहा है, इसको डिवाइड करने में 3 बच रहा है, इसको डिवाइड करने में 4/3 बच रहा है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4/3 बच रहा है, 4/5 बच रहा है। इसका क्या मतलब निकलता है कि a1/a2 b1/b2 के तो बराबर है लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है। और कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि c1/c2 के बराबर ना आए, इसका मतलब है सॉल्यूशन कैसा निकलेगा इसका निकलेगा नो सॉल्यूशन। तो आंसर क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा है कि इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर क्या है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है कि आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देना है। तो 12 - 5 कर देंगे, 12 - 5 करने में कितना आएगा? 7। तो 7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि एक फिक्स डिपॉजिट है, इसको क्वार्टरली जमा कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए n ईयर्स लगता है। तो n ईयर्स को कितना, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे कुछ समझते हैं। हम लोगों के पास FD फिक्स डिपॉजिट का जो क्वेश्चन होता है उसमें 3 कंडीशन होता है। या तो जो रेट होता है, जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली मिल रहा होता है, या तो जो होता है क्वार्टरली मिल रहा होता है। क्वार्टरली का मतलब क्या होता है? हर 3 मंथ में, हिंदी में त्रिमासिक कहते हैं। या तो फिर हाफ ईयरली हो रहा होता है। अगर हाफ ईयरली हो रहा है इसका मतलब है हर 6 मंथ में। तो अगर इस हिसाब से हम लोग समझें तो अगर इसमें प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देते हैं, रेट को रेट रहने देते हैं, टाइम को टाइम रहने देते हैं और n की वैल्यू इतनी ही आ जाती है। क्वार्टरली का जब क्वेश्चन होगा तो प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देते हैं, रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और जो टाइम होता है उसको 4 से इंटू करते हैं। हाफ ईयरली के केस में प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देते हैं, रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि n ईयर्स दिया हुआ था, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 4n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 3, 10, 15 cot 75 की वैल्यू कितनी होगी। ऑब्जेक्टिव है। एक बार हमेशा ध्यान रखेंगे कि हमेशा चेक करेंगे कि इन दोनों एंगल को जोड़ने पर 90 डिग्री तो नहीं आ रहा है। तो 15 को ऐड करके देख लेते हैं 75 से, तो जोड़ने पे 90 आ रहा है, मतलब हाँ ये बन जाएगा क्वेश्चन, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे? 3 को 3 रहने देंगे, 10 को 10 रहने देंगे, 15 को लिखेंगे 90 - 75, माइनस करके देख सकते हैं, दोनों को माइनस करने पे कितना आता है? 15 ही आ जाएगा। और नीचे में जो था उसको वैसे का वैसे रहने दिए, cot 75। 3। अब इसमें क्या याद करना है कि जब भी 90 हटाते हैं तो जो 10 होता है वो cot में बदल जाता है। 90 हटाने पर 10 किस में बदल जाता है? cot पे। तो ये cot का cot, 75 का 75 अपॉन cot 75, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या बचा? सिर्फ 3। तो ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट जो है उसका आंसर कितना आ जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि स्केल निकालना, सिंपली डिवाइड कर देंगे तो 5/10 यानी कि 5 स्केल आ जाएगा। ठीक है, स्केलिंग फैक्टर कितना होगा? 5। इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड्स, इट इज़ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इज ट्रू। एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि इन सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के सब्ट्रैक्शन के टाइम पे, ठीक है,
तो कोई भी इंटीजर को माइनस करने पे जो नंबर मिलता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, मतलब जो दिया हुआ स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल ट्रू है। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब जो क्वेश्चंस बना रहे हैं हम लोग, 1 नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन नंबर 2 होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि इसका अर्थमेटिक मीन निकाल करके बताइए। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी नंबर दिए हुए हैं इन सबको ऐड करना है। तो 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितने होंगे उनको उनसे डिवाइड कर देंगे। तो काउंट कर लेते हैं, तो टोटल 8 है, डिवाइड कर देंगे 8 से। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 96 डिवाइडेड बाई 8, सिंप्लीफाई करने पे 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि 63, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि 63 सेंटीमीटर के एक लाइन को 5:7:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो हर पार्ट कितना होगा। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट पार्ट्स आर, ठीक है। जब भी रेशियो का क्वेश्चन दिया रहेगा तो ऐसा लेंगे 5x 7x 9x। अब तीनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए, 63। तो 5x + 7x + 9x = 63। ऐड करना है सबको, तो ऐड करने पे हो जाएगा 21x = 63। तो x निकलेगा 63/21, डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा 3। तो ईच पार्ट कितना निकलेगा, देयरफॉर ईच पार्ट्स आर, हर पार्ट कितना निकलेगा देखते हैं। 5 × 3 = 15, ठीक है। और सेंटीमीटर में दिया था इसलिए सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 7 × 3 = 21 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हो जाएगा 9 × 3 दैट इज़ 27 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके तीनों पार्ट की लंबाई हम लोग निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि कोई भी लाइन जो है वो y एक्सिस के अगर पैरेलल हो जाए तो इस लाइन का स्लोप निकाल के बताइए। स्लोप ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इस केस में जो एंगल बनेगा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप = होता है tan थीटा। तो कितना हो जाएगा, tan 90, और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट। इसको हम लोग कह सकते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो आंसर क्या निकल गया, नॉट डिफाइंड। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि दिए हुए इक्वेशन को यूज़ करके इंटरसेप्ट और स्लोप निकाल के बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3x + 5y 3x - 5y = क्वेश्चन में गिवन है 17 + 17 = 0। इसका क्या निकालना है, स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है। तो कभी भी अगर स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना हो तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पता होना चाहिए। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या कहता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहता है कि y = mx + अगर c है तो m जो होगा वो होगा स्लोप और c जो होगा वो होगा इंटरसेप्ट। पूरे क्वेश्चन को इसी फॉर्म पे चेंज करना कुछ नहीं है। y वाले को एक साइड और x वाले को एक साइड लेकर के इसी फॉर्म पे चेंज करना होगा। तो अगर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग तो हम लोग के पास आ जाएगा -5y = -3x - 17।
एक्स वाले को एक साइड ले गए, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3x अपॉन -5, -17 अपॉन -5, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बच्चों को कॉमन सा कन्फ्यूज़न रहता है कि -5 का साइड चेंज करेंगे तो प्लस में आना चाहिए, लेकिन ये इनटू में है तो उधर डिवाइड में जाएगा तो एज इट इज़ चला जाएगा। अगर इसको प्लस में भी, अगर ये प्लस में गया होता तब वो उतना आता। तो क्या निकल जा रहा है, y इज इक्वल्स टू 3/5 x प्लस 17/5। इस हिसाब से हम लोग को पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बोलता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बोलता है कि y इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, mx प्लस c। तो कंपेयर करते हैं तो m इज इक्वल्स टू निकल जाएगा 3/5 और c इज इक्वल्स टू निकल जाएगा 17/5। m जो था वही क्या था उसका स्लोप और c क्या था उसका इंटरसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि क्रिएट अ लाइफ एग्जाम्पल ऑफ टू क्वांटिटीज विच आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 6, हम लोगों को ऐसा एग्जाम्पल समझाना है जिसमें चीज़ें क्या हो, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मेरे पास दो फिजिकल क्वांटिटी है x और y, x को बढ़ाने पर अगर y भी बढ़ रहा हो तो इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर x को बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही हो तो इसको कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऐसे कई एग्जाम्पल देख सकते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल बताना है बस, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो कंडीशन क्या दिया हुआ है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहानी बताइए, जैसे मैं बोला स्पीड एंड टाइम। अगर स्पीड बढ़ा दें हम लोग तो कहीं पहुंचने का टाइम क्या हो जाता है, कम, और अगर स्पीड को कम कर दें तो टाइम क्या हो जाता है, ज़्यादा। तो स्पीड और टाइम कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कब, जब डिस्टेंस जो हो वो कैसा हो, कांस्टेंट हो। ये कंडीशन फिक्स है कि स्पीड और टाइम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कंडीशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं कब, जब स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। इसको लिखेंगे कैसे, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। एक को ऊपर लिखते हैं, एक को नीचे लिखते हैं, और पढ़ते समय इन्वर्सली पढ़ लेते हैं। जब एक ऊपर एक नीचे होता है तो साइड चेंज करेंगे तो क्या निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट। जैसे इस केस में कांस्टेंट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। तो एक एग्जांपल हो गया किसका, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 में, प्रूफ दैट 2k + 1 इज ऑड इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 7, तो कोई भी जो ऑड नंबर होता है, कोई भी जो ऑड नंबर होता है वो 2n + 1 के फॉर्म पे होता है। तो अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्म पे बदल जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वो ऑड नंबर होगा। स्टार्ट करके देखते हैं कैसे इसको प्रूफ करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोग के पास क्या हो जाएगा कि लेट a इज इक्वल्स टू 2k + 7। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2k + 6 + 1। 7 को दो भाग में तोड़ सकते हैं, इन दोनों में 2 कॉमन है तो यहाँ क्या बचेगा, k + 3 + 1। इसको लिख सकता हूँ 2n + 1। कब लिख सकते हैं ऐसा, जब वेयर k + 3 इज इक्वल्स टू n हो। तो a इज इक्वल्स टू क्या निकल जाएगा, 2n + 1 निकल गया, और जो भी इस फॉर्म पे एक्सप्रेस किया जा सकता हो 2n + 1 पे, वो ऑड होता है, ठीक है। अ नंबर in the form of 2n + 1 is a odd integer, ठीक है। therefore 2k + 7 is odd। प्रूफ हो गया कि 2k + 1 कैसा हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है कि फाइंड अ पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 6, 5 एंड -4, 3। ऐसा पॉइंट ढूंढिए जो कि दोनों एक्सिस से क्या हो, बराबर डिस्टेंस पे हो। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में 3 नंबर का था, ऊपर का साइज देख के भी समझ में आ रहा है कि इसका एक्सप्लेनेशन बाकी सभी क्वेश्चन से बड़ा है। तो यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा रहता है। जब भी इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन हमेशा बड़ा आएगा। तो इसके लिए हम लोग के पास कंडीशन होता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला
अगर कभी भी दो पॉइंट दिए हों, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना हो तो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और जो स्क्वायर में आया था उसका पूरे का रूट। इसी को डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। अब हम लोग के पास दो पॉइंट हो गए तो हम लेट कर लेते हैं। लेट ए, पॉइंट का नाम लिख लिया 6,5, बी हो गया -4,3 एंड पॉइंट सी जो है वो बोला है कि पॉइंट वाई एक्सिस पे होना चाहिए। तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसको लिख सकता हूँ मैं 0y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ए सी जो है वो बी सी के बराबर है, ये क्वेश्चन बोला है। क्या क्वेश्चन बोला है? ये गिवन है कि दोनों के दोनों इक्वी डिस्टेंस है। अब इसी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, क्या बोलता है कि दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो हो जाएगा, एक बार हम लोग इसको इससे माइनस करेंगे, एक बार इसको इससे माइनस करेंगे और फॉर्मूला लगा देंगे। बस इतना ही करना है क्वेश्चन में। तो हो जाएगा √6 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। क्योंकि दोनों साइड रूट है तो रूट को हटा देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा? अच्छा अंडर रूट हट जाएगा तो बचेगा 36 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस प्लस 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब y वाले को एक साइड ले जाते हैं या इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और तो 36 प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस y का स्क्वायर हो गया y स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी इज इक्वल्स टू 16 प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी। इस y स्क्वायर से इस y स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया। नंबर को एक साइड ले जाएंगे, बिना नंबर वाले को एक साइड, तो ये हो जाएगा -10y माइनस माइनस इधर से इसको लेके आएंगे तो प्लस 6y इक्वल्स टू ये हो गया 25 माइनस 25 माइनस 36। ऐसा करने पे ये -25 प्लस 25 से कटा, बच के यहाँ पर कितना? माइनस में 4y इज इक्वल्स टू -36। तो y इज इक्वल्स टू, फिर साइड चेंज करेंगे तो -36 डिवाइडेड बाई -4, माइनस माइनस काट दिए तो बच गया 9। इस हिसाब से आंसर क्या निकल जाएगा? क्योंकि पॉइंट का नाम था 0y तो इसलिए पॉइंट का नाम क्या निकल जाएगा? 0,9। तो आंसर क्या होगा? देयरफॉर 0,9 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है कि आयशा जो है वो अपना प्रोजेक्ट बनाती है जिसके लिए सिलेंड्रिकल शेप का कुछ चार्ट बना रही है, जिसका डायमीटर जो दिया 2 सेंटीमीटर दिया, 4.2 दिया हुआ है, और लेंथ यानी कि हाइट होगी 20 सेंटीमीटर, और पूछा है उसका कर्व सरफेस एरिया निकालिए कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन डायमीटर इज इक्वल्स टू 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 4.2 का आधा मतलब 2.1 सेंटीमीटर, और लेंथ यानी कि हाइट कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। इस हिसाब से कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh। 2 हो जाएगा 2, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू हो जाएगी 2.1 और h की वैल्यू हो जाएगी 20। कैंसिलेशन करना है बस, ये हो जाएगा 3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो आंसर आ जाएगा
2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 20, मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 264 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है। क्या दिया है, रूट में 3 tan थीटा माइनस 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एक टाइप के वेरिएबल से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर दो वेरिएबल सॉल्व करने की संभावना कम होगी। साइड चेंज करते हैं सीधा, तो √3 tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा हो जाएगा। √3, अब हमेशा याद रखेंगे कि सभी के सभी जितने भी वेरिएबल्स हैं वो साइन और कॉस के फॉर्म पे होने चाहिए। तो tan थीटा को लिख दे रहा हूँ साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा। ये कैसे लिखे हम लोग के पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इस साइन थीटा से साइन थीटा कट गया तो क्या बचा, √3 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2। साइड चेंज कर देते हैं, तो √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा बचा। अब कॉस में √3/2 कब आता है सोचना पड़ेगा। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, कॉस में हो जाएगा √3/2 कब आता है, 30 डिग्री में। ठीक है, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों साइड से कॉस हटा देंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो 11 जो है 3 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन में बोला है कि इनके टर्म्स n टर्म्स का सम का फॉर्मूला बताइए कितना होगा। तो पहला देखते हैं a कितना दिया हुआ है। a दिया हुआ है क्वेश्चन में 8। d निकालने के लिए क्या करते हैं, आगे वाले टर्म को पीछे वाले टर्म से माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा -5। और n की वैल्यू कितने टर्म तक जोड़ना है, 22। तो फॉर्मूला होता है Sn का, सम ऑफ n टर्म्स, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 मतलब 22/2 इंटू 2 इंटू 8 प्लस 22 माइनस 1 इंटू -5। सिंप्लीफाई करना है बस, इसको कैंसिल आउट कर दिया तो 11 बचा। 11 बचने के बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 इंटू 16 माइनस 110, 21 हो गया। और 21 में माइनस करेंगे तो 105 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 11 इंटू 89 और मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 7 और 979 माइनस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ से जो क्वेश्चन नंबर 12 तक स्टार्ट होगा तो क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन 4 मार्क्स के हो जाएंगे। तो अभी तक हम लोग क्या देखें कि क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरा था उसमें 10 ऑब्जेक्टिव थे 1-1 मार्क्स के। फिर 5 क्वेश्चन जो था उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थे 1-1 मार्क्स के। ये पैटर्न समझ में आ चुका होगा। फिर 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए, 2 नंबर के बाद फिर 3 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हुए। और क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोगों के पास क्वेश्चन 4 मार्क्स के स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12। अब इसमें और वाला क्वेश्चन है, तो और में से जो कोई भी एक क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। अभी तो जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर 85, फाइंड द नंबर। 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या होता है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार जो क्रमागत संख्याएं होती हैं जो एक के बाद एक आ रही होती हैं, उनका सम दिया हुआ 85। मतलब क्या समझ सकते हैं इससे हम लोग कि लेट फर्स्ट नंबर को क्या मान ले रहा हूँ मैं, x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा उससे एक अधिक x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में कि इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर
दोनों के स्क्वायर को जोड़ने पर 85 आता है, ऐसा क्वेश्चन में बोला। इसका मतलब क्या होगा, सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो इसका मतलब हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एक्स और प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 85। इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है बस। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और इसका साइड चेंज कर दे रहा हूँ तो -85 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस में 84 इज इक्वल्स टू 0। सब में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42 इज इक्वल्स टू 0। इसको फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करते बनता होगा। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 7x माइनस 6x माइनस 42 इक्वल टू 0। जोड़ी बना लेते हैं दोनों का। तो x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा, माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 इक्वल टू 0। x माइनस 6 x प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू -7। 2 वैल्यू निकल गई। क्योंकि बोला नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नंबर को नहीं लेंगे, तो x की वैल्यू निकल जाएगी 6 और उससे एक ज़्यादा तो x प्लस 1 की वैल्यू निकल जाएगी 7। तो आंसर आ जाएगा 6 और 7। दोनों क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं अभी, सिर्फ एक का एक ही कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है कि 2 क्वेश्चन दिए हुआ। क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज इतना एंड दिस फर्स्ट टर्म इज 10, फाइंड द 20th टर्म। ठीक है। और नेक्स्ट बोला है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म सो दैट रिमाइंडर इज प्रोपोर्शन। 2 क्वेश्चन, एक प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन है और एक एपी का क्वेश्चन। दोनों इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऊपर वाले बना दे रहे हैं। बोलता है सम ऑफ 14 टर्म्स, मतलब S14 दिया है क्वेश्चन में, वो दिया है 1050 के बराबर। ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि फर्स्ट टर्म मतलब A जो है वो 10 है और पूछा है A20 कितना होगा। क्वेश्चन में D नहीं पता है, बस पहले D निकाल लेते हैं। S14 का मतलब क्या होता है 14/2 2 इंटू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू D, मतलब 1050 इज इक्वल्स टू कैंसिल आउट हो गया बचा 7 इंटू 20 प्लस 13D। ठीक है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको साइड चेंज करते हैं। 1050 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13D। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो 150, 20 को उधर भेज देते हैं तो 150 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 13D। 130 इज इक्वल्स टू 13D। D इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 13, कैंसिल आउट कर दी, बच गया 10। D मिल गया। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी पूछेगा उसको निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि A20 कितना होगा, तो A20 का फॉर्मूला क्या होगा, तो हो जाएगा A प्लस 20 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है तो 10 प्लस 20 माइनस 1 इंटू D कितना निकल गया 10। दोनों की वैल्यू 10 ही है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 19 इंटू 10 इक्वल्स टू 10 प्लस 190। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 200। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था A20 कितना होगा, तो A20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 200। यही रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दोनों में और को भी बना सकते हैं, हर का एक एक बनाते जाएंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है कि दिए हुए टेबल में हम लोग को पहचानना है कि मीडियन क्या होगा। एक और इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका मॉड क्या होगा। दोनों क्वेश्चन इजी हैं। मीडियन में क्या होता है कि मीडियन के क्वेश्चन बनाते समय हम लोगों को CF लिखना पड़ता है और मॉड के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना पड़ता, इसलिए मॉड वाला क्वेश्चन बना दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मॉड वाले क्वेश्चन को बनाते हैं।
और वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में इंटरवल क्या दिया है 30, इंटरवल लिख लेता हूँ, इंटरवल 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ये दिया है 11, फ्रीक्वेंसी हो गई 11, 29, 6, 3 और 1। हम लोग का एक होता है मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। तो 29 इज़ द मॉडल क्लास। तो हम लोग के पास निकल जाएगा F1 29, F0 उसके ऊपर का 11, F2 उसके नीचे का 6, ठीक है। H जो होता है क्लास साइज कहलाता है। H जो होता है इन दोनों को माइनस करने पर मिल जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हो जाएगा 10। और हो गया लास्ट बच गया L लोअर, तो L कितना हो जाएगा 40, ठीक है। सिंपल है बिल्कुल। क्या करते हैं F1 उसी की फ्रीक्वेंसी, F0 उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, F2 उसके नीचे वाली फ्रीक्वेंसी, H दोनों को माइनस करने पे जो मिलता है, L इसी का लोअर लिमिट। और हम लोग के पास मॉड का फॉर्मूला होता है। मॉड होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा। L कितना है 40 प्लस F1 29 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 29 माइनस 11 माइनस F2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 इंटू H कितना दिया हुआ है 10। पुट करने पे आंसर तो हो जाएगा 40 प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 18 अपॉन 41 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 44 सफिशिएंट है। एक्चुअल कैलकुलेशन कर लेंगे बाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें पूछा है कि मेल्टिंग का क्वेश्चन है। तो एक चीज़ याद रखने वाली बात है कि जब भी मेल्टिंग का क्वेश्चन होता है तो वॉल्यूम सेम रहता है। तो क्वेश्चन 15 में क्या सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वेश्चन में बोला है कि 3 आयरन के स्फीयर थे अलग अलग रेडियस के, उनको पिघला करके एक बड़ा बॉल बनाते हैं। तो बड़े वाले बॉल का फाइंड द रेडियस ऑफ द न्यू स्फीयर। तो पहला मान लेता हूँ फर्स्ट वाले बॉल का वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब। सेकेंड वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब। और थर्ड वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई इंटू 10 का क्यूब। अगर कोई स्फीयर मेरे पास ऐसा होता और इस स्फीयर का क्या निकाल रहे होते हम लोग, वॉल्यूम निकाल रहे होते, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है इतना। यहाँ पर उसका ये क्या है, आर क्या होता है, उसका रेडियस हो जाता है। तो जो नया स्फीयर बनेगा उन तीनों को जोड़ करके मिलेगा, तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा v, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। हम लोग क्या देखते हैं कि कितने भी स्फीयर हों सभी को जोड़ने पर सबका क्या बराबर रहेगा, वॉल्यूम ही है जो हमेशा कंजर्व रहता है। तो इस हिसाब से निकाल सकते हैं कि v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2 प्लस v3। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम रिमेन सेम। इस हिसाब से अगर निकालते हैं हम लोग तो आंसर क्या निकलेगा 4/3 पाई इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू 4/3 पाई इंटू 6 का क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 8 क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 10 क्यूब। सब में 4/3 पाई इंटू आर क्यूब लिख दिया और सब में 4/3 पाई कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, तो हम लोग के पास जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट करने में कितना हो जाएगा, ये पूरा 4/3 से कैंसिल, पाई से कैंसिल, तो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का क्यूब हो जाएगा 216 प्लस 512 प्लस 1000। तो आर इज इक्वल्स निकलेगा क्यूब रूट ऑफ, ऐड कर लेते हैं इसको, तो 1728। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, फैक्टराइजेशन मेथड लगा सकते हैं हम लोग। ऐसा भी चेक कर सकते हैं कि लास्ट में जो नंबर है वो 8 है, 8 किसके क्यूब में आ सकता है, किसी 2 वाले नंबर के में आ सकता है, तो 12 का ट्राई करेंगे तो मिल जाएगा 12 का क्यूब होता है। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 12।
एक्चुअल कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में था, तो ये भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो 12 सेंटीमीटर जो नया वाला रेडियस निकलेगा वो कितना निकलेगा, 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कंस्ट्रक्शन का है, उसको बना लेंगे खुद से। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। अब 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं हम लोग के पास, तो हम लोग को क्या ध्यान देना, किसको टच करें। तो अगर मेरा पर्सनल ओपिनियन मानेंगे तो हमेशा आरडी और एफडी के क्वेश्चंस को टच कीजिए। बैंकिंग के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, इसलिए हमेशा ये आरडी वाला क्वेश्चन बनाएंगे, हमेशा आरडी या एफडी वाला। और हम लोग क्या देखते हैं कि आरडी और एफडी वाले में से आरडी वाले क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, पर फिर भी बाकी क्वेश्चन के कंपेरिजन में ईजी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या देते हैं, मोहन ओपन्स रिकरेंस डिपॉजिट, आरडी खोला है वो। ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल पी इज इक्वल्स टू हो गया 100 रुपीज़ पर मंथ ना। ठीक है, 100 रुपीज़ हो गया प्रिंसिपल। टाइम जो दिया हुआ है वो 5 ईयर दिया हुआ है, और जो रेट है, रेट की वैल्यू क्या दी हुई है, 6% दी हुई है। एन निकाल लेते हैं, एन होता है नंबर ऑफ मंथ्स, तो हो जाएगा 5 × 12, दैट इज़ 60 पर इंस्टॉलमेंट पे करेगा वो, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हो गया, 60 इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है PR अपॉन 100 इंटू 1/12 n-1 अपॉन 2। बस पुट करना है, आंसर आ जाएगा। सॉरी, n+1 होता है। पुट कर लेते हैं, तो P की वैल्यू कितनी हो गई 100 इंटू R की वैल्यू कितनी होगी 6 अपॉन 100, ये वाला 100 इंटू 1/12 इंटू 60 इंटू 60 + 1 61 अपॉन 2। इस 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इससे ये कट गया 2 बार में, इससे इसको काट दिया 30 हो गया, इसको काट देंगे तो 15 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 15 × 61। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को 61 से, तो हो जाएगा हम लोग के पास 915, इतने रुपीज़ हो गया उसका इंटरेस्ट। इतना इंटरेस्ट मिलेगा, पर टोटल कितना अमाउंट पे किया, तो अमाउंट का फॉर्मूला होता है PNP + I। N मतलब नंबर ऑफ टाइम्स कितने इंस्टॉलमेंट पे किए थे, तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट कितना हो गया 60 इंटू प्रिंसिपल कितना था 100, और अमाउंट कितना, इंटरेस्ट कितना बना है 915। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6000 + 915 इज इक्वल्स टू 6915, इतना रुपीज़ वो पे करेगा। और टैक्सेशन के क्वेश्चन में इससे ज़्यादा टाइम लगता है, इसीलिए जनरली मेरे हिसाब से, मेरा एक पर्सनल है कि हम लोग को इस क्वेश्चन को ही बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है और साथ में एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन दिया है। और अगर आप लोग पेपर को ध्यान से बनाए होंगे तो हर बार क्वेश्चन ऐसे ही आता है, एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का आता है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग बनाएंगे हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन को बना लेते हैं, क्योंकि वो ईजी है। इस क्वेश्चन में हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि एक टावर है, इसके 2 डिस्टेंस दिए हुए A और B फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर द सेम स्ट्रेट लाइन आर विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि एक टावर है ऐसा, इस टावर के दोनों साइड पे, ठीक है, ऐसे दोनों साइड पे 2 अलग अलग पॉइंट्स हैं। एक का डिस्टेंस A है, एक का डिस्टेंस B है। एक का एंगल अगर थीटा है तो दूसरे का एंगल क्या है 90 - थीटा दिया हुआ। ठीक है, इसका डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, इसका डायग्राम ऐसा भी बना सकते हैं, सेम आंसर निकलता है। एक इधर ले लिया, अगर सेम साइड पे लेना है एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस A है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस B है, और एक का एंगल थीटा है और एक का एंगल 90 - थीटा, दोनों सही हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों सही हैं कि इफ़ एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस A and B सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड द सेम स्ट्रेट लाइन विथ कॉम्प्लीमेंट्री देन सो दैट, इसको प्रूव करना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पहले क्या कर लेंगे, नाम लिख लेते हैं पॉइंट का A B
सी डी। अब इसकी कुछ थ्योरी बना लेते हैं। क्वेश्चन क्या बनाएंगे, लेट ए सी इज द टावर ऑफ हाइट h, इस h हाइट को निकालना है, सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू h है, बी सी इज इक्वल्स टू a है और सी डी इज इक्वल्स टू b है। एंगल b इज इक्वल्स टू थीटा है और एंगल d इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा है। कहाँ से आया ये, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन से पता चलता है हम लोग को। तो कहानी क्या बोलती है कि अगर राइट एंगल, अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का हो हाइट एंड डिस्टेंस का, तो राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढना होता है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ऐसा, इस राइट एंगल ट्रायंगल में सिंपली ट्रिग्नोमेट्री लगा देना। तो ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होगा, h अपॉन a। ये पहला कहानी आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग के पास ये वाला ट्रायंगल और दिख रहा है इधर पे, इस पे भी लगाते हैं 10 में, तो वो हो जाएगा 10, एंगल कितना है वहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो वो हो जाएगा h अपॉन b। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ये इक्वेशन नंबर 2 बन रहा है। 10 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल्स टू h अपॉन b। इसको बोल दे रहा हूँ, क्यों ऐसा लिख दिया, क्योंकि 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कॉट को तो लिख सकता हूँ 1/10 थीटा, तो 1/10 थीटा इज इक्वल हो जाएगा h अपॉन बी। 1/10 थीटा क्या लिखती है, h अपॉन बी। ये कंडीशन आ गया। इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या करने के लिए बोल रहे हैं, बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाने पे ये 10 थीटा इंटू 1/10 थीटा इज इक्वल्स टू h स्क्वायर अपॉन ए बी हो जाएगा। 10 थीटा से 10 थीटा कट गया तो बचेगा h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, h इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी। यही प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि प्रूफ दैट टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कुलर इक्वल, और एक दिया है कि पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करो। तो ये नीचे वाला ज़्यादा इजी है। प्रूफ दैट लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। क्वेश्चन नंबर 19, सिर्फ थ्योरम्स कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 19 जैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। पहले मान लेते हैं एक सर्कल दिया हुआ ऐसा, एक सर्कल हो गया। इस सर्कल पे एक एक्सटर्नल पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किए और एक और टेंजेंट ड्रॉ किए। अब इसका सेंटर हो गया ये, इस पे रेडियस हो गया ये और एक रेडियस हो गया ये। कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ, इसको ज्वाइन कर देता हूँ। तो ये O हो गया, ये P हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया। ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, गिवन O is the center of a circle and P is an external point। P क्या है, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है। तो प्रूफ करना है, टू प्रूफ PA इज इक्वल्स टू PB, ये प्रूफ करना है। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे उस पर वो इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। तो हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या कंस्ट्रक्शन किए कि ज्वाइन कर दे रहे हैं ओ पी को, ओ ए को और ओ बी को, इनको ज्वाइन कर लेते हैं। अब इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, AOP और BOP में क्या देखते हैं, तो हम लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस।
ये कॉमन साइड हो जाएगा और ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो RHS कंडीशन से दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B, पूरा नाम लिख देते हैं, एक साइड O लिख दो, एक साइड P, एक साइड O लिख दो, एक साइड P, इक्वल्स टू 90 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, कारण हो जाएगा कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। किसी टेंजेंट के हमेशा रेडियस कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है। और क्या पता चल रहा है कि OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो OA इज इक्वल्स टू OB, कारण क्या हो जाएगा, रेडियस है दोनों। फिर OP इज इक्वल्स टू OP, कारण क्या हो जाएगा, कॉमन साइड। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय RHS कंडीशन, RHS कंडीशन से हम लोग क्या पता चलता है कि ट्राइंगल AOP जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल BOP के। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो उसके सभी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं, मतलब ये वाला साइड इस साइड के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इसके, कोई भी साइड कोई भी एंगल इक्वल हो सकते हैं। इसका मतलब क्या निकलता है कि PA इज इक्वल्स टू PB हो जाएगा, और इसका कारण क्या लिखेंगे हम लोग, CP/CT। तो हम लोगों का पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। इस मॉडल पेपर को अगर आप टाइम देखोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगता है सॉल्व करने में, और एग्ज़ाम के टाइम पे भी इसमें 1 घंटा से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अगर आप लोग सही प्रैक्टिस करके इस एग्ज़ाम को देंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि इस पेपर को सॉल्व करने में मैक्सिमम 1.5 घंटा लगेगा, और अच्छे से प्रैक्टिस करने पर इससे भी कम टाइम पे इसको बनाया जा सकता है। तो बेस्ट ऑफ लक है। एक चैप्टर, एक मॉडल पेपर हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग CGBSC के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 4 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज बनाएंगे। थैंक यू।